बेटा चलिए आज हम लोग एक गुड न्यूज़ के साथ भी रहेंगे। गुड न्यूज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 या 4 तारीख के आसपास हम लोग कक्षा में आ सकते हैं। कोचिंग ओपन हो सकती है, पूरी संभावना बन रही है 3 से 4 तारीख तक की। तो जो लोग जबलपुर में हैं या जबलपुर के आसपास हैं तो वो लोग मोस्टली आ सकते हैं। तो देख लीजिएगा, आप लोग अनिल सर से बात कर लेना जो भी हैं आप लोगों की समस्या है, तो उसमें सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कवर करने के लिए मिल जाएगा। आपको फ़ायदा यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी वैकेंसी के लिए बोल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि देखो सबको पता है चुनावी जुमला है पर वैकेंसी तो होना है, भले ही वो थोड़ा लेट होगी, लतीफ़ होगी, पर होगी ज़रूर। जैसे वर्ग 1 और 2 की बात करें, पेपर हो गए, सभी लोग कह रहे थे कि पेपर नहीं होंगे, हुए पेपर हुए, तो ज्वाइनिंग भी होगी, लेट होगी पर होगी ज़रूर। 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, ऐसे भी हो चुके हैं 2 साल, या अब 3 साल बाद भी हो, पर होगी ज़रूर। ठीक है ना। तो हमें तैयारी करते रहना है, बंद नहीं करना है, बीच में तैयारी रोकना नहीं है, किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना है। हमें उत्साह को लेकर चलना है, हतोत्साहित नहीं होना है ना। ठीक है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए, तो हम रोजर्स का सिद्धांत पढ़ रहे थे, अभिनव जन्य सिद्धांत। इस सिद्धांत में हमने कुछ बातें पढ़ ली थी। इस सिद्धांत के तहत इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण, उपचारक और उद्देश्य है ना, प्रयोजन कैसे होने चाहिए, इस बात पर उसने ध्यान दिया था। तो इसके लिए लगभग 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि वातावरण कैसा होना चाहिए था। तो ऐसा वातावरण उपस्थित किया जाए कि व्यक्ति या बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहे। मतलब बच्चों के लिए जो एटमॉस्फेयर बोलता है, जो कक्षा का वातावरण बोलता है, जो अधिगम जहाँ पर वो कर रहा है वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, वहाँ का परिवेश कैसा होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की बात कही है। फिर बोला है उपचारक। उपचारक का मतलब यहाँ शिक्षक हो सकता है, कोई मोटिवेटर हो सकता है, कोई परिवार से व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके जीवन में जो उसको मोटिवेट करने वाला हो या उसकी समस्या का समाधान करने वाला हो। तो बालक स्वतंत्र होकर उपचार के लिए सम्मुख या उपचारक के सम्मुख, उपचारक मतलब जो उसकी समस्या को सुलझा रहा होगा, उपचारक के सम्मुख अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं व तनाव इत्यादि संबंधित अनुभूतियों का मतलब इत्यादि से संबंधित अनुभूतियों को वो व्यक्त कर सके, उसके सामने तो कम से कम व्यक्त कर सके। इसलिए आजकल देखिए हर स्कूल में, गवर्नमेंट का स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, एक काउंसलर को रखना अनिवार्य कर दिया है कि बच्चों की समस्या क्या है। कई बार क्या होता है कि कक्षा टीचर को भी नहीं बता पाते हैं, प्रिंसिपल तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट टीचर को भी नहीं बता पाते हैं। तो उसके लिए काउंसलर की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी प्रकार से बच्चे के पास कोई डाउट है, कोई संदेह है, या वो क्लास में अनमना सा रह रहा है, या उसका मन नहीं लग रहा है, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मानसिक रूप से जो कहना चाहिए कि दूसरी किसी चीज़ों में प्रभावित हो चुका है या किसी चीज़ में लिप्त हो चुका है, जो असामाजिक तौर पर है, तो वो जो मोटिवेटर है, जो काउंसलर है, वो उसको इतना अच्छा काउंसलिंग देगा कि आने वाले समय में वो बच्चा कुछ अतिरिक्त करके निकल जाएगा, मतलब कुछ अच्छे कामों को करना सीख जाएगा। ये बात कही है। फिर है उद्देश्य प्रयोजन। उद्देश्य प्रयोजन मतलब ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक उद्देश्य के साथ अगर होगा तो बच्चा उसको बड़ी आसानी से सीखने की ओर अग्रसर हो जाएगा। अपने उद्देश्य प्रयोजन को समझे एवं संरक्षण के लिए दूसरों पर आश्रित ना रहे, है ना। मतलब खुद के लिए रहे, तो अगर कोई चीज़ अपनी है, अपने उद्देश्य खुद के हैं, खुद की प्लानिंग है, तो उसके लिए काम भी खुद को करना पड़ेगा, दूसरों पर अधिक निर्भर ना रहें। इसी क्रम में आगे देखिए, इसी क्रम में अधिगम की मूल प्रकृति क्या है इसका पता लगाने के लिए रोजर्स ने 2 प्रकार बताए हैं, या 2 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, 2 प्रत्यय या 2 संप्रत्यय दिए हैं। ठीक है, 2 संप्रत्यय कौन कौन से हैं? तो पहला है संज्ञानात्मक अधिगम और अनुभवजन्य अधिगम। ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज़ को ज्ञान में लेना, ध्यान में लेना, या जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है उसके संबंध में, अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं। अनुभवजन्य का मतलब होता है आप किसी चीज़ को अनुभूत करके, है ना। चलिए भाई, तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है रोजर्स के अनुसार। ये किसके अनुसार है बेटा? कार्ल रोजर्स के अनुसार है ये, ठीक है ना। चलिए, तो संज्ञानात्मक अधिगम में देखिए, कॉग्निटिव लर्निंग में देखिए क्या बोलता है। कॉग्निटिव लर्निंग में कि जब तक इसे उपयोग में ना लाया जाए निरर्थक होता है।
कौन सा? संज्ञानात्मक। मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को जब तक अपने ध्यान में नहीं ला रहे हैं, संज्ञान में नहीं ला रहे हैं, तब तक वो निरर्थक है। अगर संज्ञान में आ रहा है तो अर्थ के साथ है, और अगर नहीं आ रहा है, हमारे काम में नहीं आ रहा है, तो निरर्थक है। इसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति मात्र है। किसका? संज्ञान का उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। मतलब किसी चीज़ को जानना, और जान गए मतलब वो आपके पास स्टोरन हो गया है, आपके पास ज्ञान आ गया उसका, ठीक है। इसको ज्ञान की प्राप्ति मात्र कहा है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहा इन्होंने? जैसे, अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति में जैसे शब्दों का ज्ञान, जैसे आप लोग देखिए, मैं हिंदी में आप लोगों को शब्द युग्म पढ़ाता हूँ, हिंदी में आपको पर्यायवाची पढ़ाता हूँ, विलोम पढ़ाता हूँ, अनेकार्थी पढ़ाता हूँ, एकार्थी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में भी आप लोग एंटो सेनो सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सब शब्द ज्ञान क्या है? मतलब किसी चीज़ को आप लोग सीख रहे हैं, उस चीज़ को ज्ञान के तहत या अपने संज्ञान में ले रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को, ऐतिहासिक तथ्यों मतलब इतिहास के संबंधित जो भी जुड़े हुए तथ्य होंगे, जैसे भारत कब आज़ाद हुआ था, संविधान कब बना था, ठीक है, अंग्रेज पहली बार भारत कब आए थे, विदेशी आक्रमण कब हुए थे, तो ये सब क्या है? ऐतिहासिक तथ्य हैं। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हो सकते हैं। कोई इमारत हो सकती है, कोई शासक का नाम हो सकता है, कोई कह सकते हैं कि जैसे अपना हड़प्पा सभ्यता हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, ये ऐतिहासिक तथ्यों के तहत आ जाए। भौगोलिक सूत्र की बात करें तो भौगोलिक सूत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्षांतर देशांतर रेखाओं की बात, ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा। भौगोलिक तथ्य का मतलब होता है यहाँ पर भूगोल से संबंधित जो तथ्य होंगे उसको भी तो ध्यान रखना है, उसे भी तो हमें संज्ञान में लेना है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएगी? संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव लर्निंग के तहत आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, अगला देखिए, अनुभवजन्य अधिगम, है ना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो ये जो अनुभवजन्य होता है, मतलब आपने कहीं ना कहीं उस पर प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब तो आपको वो अनुभव हुआ है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो आपको अनुभव कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा, इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण चलता है, और उदाहरण आपको पता है कि दूध से जला हुआ बालक भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो क्या है ये? अनुभवजन्य। अब उसको अनुभव हो चुका है कि बेटा ये गर्म चीज़ है, इसको जब तक आप फूकेंगे नहीं, ठंडा नहीं होने देंगे, तब तक इसको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल। तो आपने कहीं ना, फिर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आप लोग देखिए आए दिन कुछ ना कुछ करते होंगे। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तब किया होगा, कुछ लोग जिनको गांव से जुड़े हैं या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े उनको पता है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल कौन सा किया होगा उन्होंने पता है? एक्सपेरिमेंट, साइकिल का पंचर बनाना, ठीक है ना। क्या किया होगा? घर में साइकिल तो रही होगी, पंचर हो गई, अब क्या, साइकिल का ट्यूब निकाल, मतलब टायर निकाल लिया, उसको खोल लिया, ट्यूब भी निकाल लिया, घिस तो लिया उसको, रबर भी लगा दी, चिपका भी दी, पर पता चला फिर खुल गया, ठीक है, अच्छे से लगा ही नहीं, वो करते हैं ना। तो ये एक्सपेरिमेंटल करते रहते हैं हम लोग, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो यह विधि व्यक्ति को करके सीखने पर जोर देती है। देखिए, जब तक आप वो टिकिया लगाना सीखेंगे नहीं ट्यूब पर, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि सही लगी है या गलत लगी है ना। पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। इंजीनियरिंग करने से इंजीनियर नहीं बनते हैं, इंजीनियरिंग के जो मायने हैं उसको समझने से बनते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर वही है, ठीक है, कि करके सीखना किसी काम को, ठीक। जैसे इसमें व्यक्ति की रुचि पाई जाती है। अगर व्यक्ति किसी काम में रुचि लेता है तो उस चीज़ को वो बहुत तेज़ी से और तीव्रता से ग्रहण करता है। इसके लिए व्यक्ति द्वारा पहल की जाती है, खुद आगे आकर, है ना, कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए काम आगे चलकर भी बहुत लाभदायक हो सकता है। यही चीज़ हमारी शिक्षा पद्धति से गायब है। हमारे यहाँ केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है ना। कौशल की तो बातें ही छोड़ दीजिए। अब बताइए, सब लोग कहते हैं कि इतिहास भूगोल ये सब क्यों रखे जाते हैं, बोले सब्जेक्ट में क्यों रखे जाते हैं, कक्षाओं में क्यों रखे जाते हैं, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सिलेबस में, इधर फाइनल ईयर तक रखे हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने एक डायमेंशन होता है, सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है। क्या नज़रिया हो सकता है उसमें, क्या क्षेत्र हो सकता है। तो देख लीजिए, अगर इतिहास को हम लोग केवल ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वो बोरियत है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, तथ्यों की दृष्टि से देखें तो और भी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यादें ही नहीं होते हैं। तो इतिहास से हमें केवल सीख लेनी है, हमें इतिहास को पढ़ना नहीं है, हमें उसको सीखना है कि जो गलतियां उस समय उन राजाओं ने, शासकों ने और उस सम्राट ने की है, वो गलतियां हमें नहीं करनी है, उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। तो इतिहास हमारे लिए एक सीख है, सिखाता है हमें,
पर हम लोग उसको क्या लेते हैं, बोले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, है ना। तो जब तक हमारे पास रुचि नहीं होगी किसी चीज़ को काम करने को, तब तक हम लोग नहीं करेंगे। अब जाकर हमारी गवर्नमेंट जागी है और गवर्नमेंट ने अब कहा है कि छात्रों को शिक्षा जो दी जाएगी वो कौशल, स्किलफुल होगी। बोले कौशल शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। कि अगर कक्षा 5वीं या 8वीं के बाद, या मान लीजिए 10वीं के बाद, कई बच्चे तो 5वीं 8वीं के बाद ही शिक्षा लेना छोड़ देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो आज भी आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 8वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिए होंगे, ठीक है। पर क्या उसने 8वीं तक जो पढ़ा वो उसके जीवन में को चलाने के लिए उतना कारीगर है? हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसको 8वीं तक ये सिखा दिया जाता कि बेटा पंचर कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, अगर उसको सिखा दिया जाता कि ये मशीन में काम कैसे करते हैं, तो आगे चलकर वो खुद का कोई छोटा सा काम खोल लेता। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, किसी के पास काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। फिर वो बच्चा क्या करता है, स्वयं से कहीं यहाँ वहाँ जाकर काम करना सीखता है। अब क्या होता है, हमारे मार्केट में एक नया फंडा है साहब, जिसके पास डिग्री है बोले जॉब उसको मिलेंगी, ठीक है ना, जिसके पास डिग्री है। पर वो डिग्री वाले को पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि काम करना कैसे है। अब जो बंदा मार्केट में रहकर काम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली सीख रहा है पर उसके पास डिग्री नहीं है, स्किल अच्छी है, डिग्री नहीं है, उस बच्चे को कभी नौकरी नहीं मिलेगी साहब। ये भारत का फंडा चल रहा है, मतलब उसकी काबिलियत पर संदेह है। ऐसे कई व्यक्ति होंगे, ऐसे कई लोग हैं, आप देखिए ना, जितने भी गाड़ी वगैरह सुधारने वाले लोग हैं उनके पास जाके देखिए, बहुत कम डिग्री धारक लोग होंगे, पर जब वो गाड़ी सुधारने के लिए बैठते हैं तो अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। वो तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बता देते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम होगी, कहाँ पर समस्या है, ठीक है ना। और इंजीनियर तो पढ़ के और फिर देखेगा कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो ये अंतर है साहब अनुभव में और पढ़ने में। तो जो संज्ञान वाली बात थी वो इंजीनियर था, और जो इधर वाली बात आ रही है समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल व्यक्ति हैं जिसके पास चीज़ें जो है उसने अनुभव करके सीखी हैं, ठीक है। चलो, पर इसने क्या किया है, एग्जाम्पल में इंजीनियर को भी इधर ही रखा है, ठीक है। ये देखिए, किसी इंजीनियर के द्वारा किसी मशीन के पुर्जों का ज्ञान प्राप्त करना, यह अनुभवजन्य में रख दिया है उसने। किसने? कार्ल रोजर्स ने। परंतु मेरा मानना यह है कि ये इंजीनियर जो है वो यहाँ होना चाहिए था। कहाँ? यहाँ संज्ञानात्मक में, क्योंकि वो है इसी लायक, ठीक है ना। यहाँ वो व्यक्ति होना चाहिए था जो अनुभव करके सीखते हैं, है ना। चलिए, अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है, इसको ध्यान दे देते हैं। और इसके बाद आज हम एक नया मॉडल पढ़ेंगे, और मॉडल है हमारा कौन सा, वाइगोत्स्की का ZPD मॉडल, ठीक है, ZPD, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ZPD मॉडल में उसने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के कथनों पर आधारित है ये चीज़ें इसमें, क्योंकि दोनों ने भाषा को महत्व दिया है, पर कैसे दिया है ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए भाई, आ जाइए गुरु। शैक्षिक या शिक्षा के क्षेत्र में कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य सिद्धांत का महत्व क्या है, क्या मायने रखता है साहब ये शिक्षा में। तो सबसे पहले मायने ये रखता है कि उचित वातावरण उपस्थित कराया जाए, है ना। यहाँ देखिए, इसमें बालक को सीखने का उचित वातावरण प्राप्त होता है, ठीक है। यदि बालक को उचित वातावरण मिलता है तो वह आयु से और समय दोनों से अधिक सीख लेता है। आयु में भले ही कम होगा, परंतु सीखने की गति जो होगी वो तीव्र हो जाएगी। फिर है ज्ञान की स्थिरता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की स्थिरता मतलब सीखने संबंधी जो भी स्रोत से लिखा गया ज्ञान स्थिर होता है। मतलब यदि कोई स्रोत है, कोई चीज़ें, जैसे आप लोगों को मान लीजिए आज जो बच्चों को छोटी छोटी स्लेट पर, खिलौने से, मिट्टी पर, ये सब चीज़ों से सिखाया जाता है, पजल बॉक्स पर, तो बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थिर होता है। वो समझ जानते हैं कि ऐसी सुलझनों को या इस तरह की उलझनों को कैसे सुलझाया जाता है, ठीक है। फिर है प्रक्रिया, कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा याद रखना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, किसी मोटिव के साथ होनी चाहिए। मोटिव तो होगी ही, परंतु किसी टारगेट के साथ होनी चाहिए, लक्ष्य के साथ होनी चाहिए, उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। यदि उद्देश्य के साथ नहीं है तो उस बच्चे की जो ज्ञान की स्थिरता है उसमें कमजोरी पड़ जाएगी, फिर वातावरण भी कुछ नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो इसलिए प्रक्रिया जो है वो हमेशा याद रखना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। या अगर उसको लालच देंगे, उद्देश्य में किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, उसको अगर उद्देश्य बता दिया जाएगा कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये आगे चलकर यहाँ यहाँ जरूरत पड़ेगी, तो वो बच्चा उस काम को बहुत अच्छे से सीखेगा, तो उसका ज्ञान स्थिर हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। स्थिर का मतलब स्थायी हो जाना, ठीक है। और फिर वातावरण, उसको जैसा भी वातावरण मिलेगा वो उसको एडॉप्ट कर लेगा। चलिए भाई अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अधिगम का क्रम ये तो मैं कल पढ़ा चुका हूं आपको, आज पढ़ेंगे लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत। चलिए, इस सारी कारीगरी के लिए सुमित सर का धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों को कि बहुत मदद करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, आज तो इधर कुछ गायब ही है। चलिए भाई, ये हेडिंग है लिव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। अब ये जो व्यक्ति हैं, इसने भाषा पर, संज्ञानात्मक चीज़ों पर बहुत विशेष करके ध्यान दिया है। और जिन प्याजे ने जिस तरह से अपने संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव थ्योरी में जो बातें कही थी उसी को फॉलो तो जरूर किया है, परंतु पूरी तरह से नहीं किया है। क्योंकि अगर किसी के कथनों पर, किसी के सिद्धांत को पूरी तरह से फॉलो कर लेंगे तो फिर क्या मतलब अपना विचार रखने का। तो इस बंदे ने भी क्या किया है, उसके विचारों को ध्यान जरूर दिया है, सोचा जरूर होगा, परंतु लिखा अपने अनुसार है। वो क्या समझते हैं और क्या सोचा उसने, वो लिखा है। ये रसिया से हैं, सोवियत संघ लिखा होगा कई बार ऑप्शन में, कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते बच्चे लोग। अच्छा, इनका जो अध्ययन है, इन्होंने अध्ययन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, में अध्ययन किया था। यहाँ पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, विशेषकर भाषा और चिंतन पर। इसको ध्यान रखना, चिंतन मतलब यहाँ विचार की बात कर रहा है, ठीक है, थिंकिंग की बात कर रहा है, और भाषा मतलब आपको पता है कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो भाषा और विचार पर इसने बहुत महत्वपूर्ण चिंतन दिया है। और उसने किस पर चिंतन दिया है? विचार और भाषा पर। ये अंतर है बेटा, ठीक है। इसने भाषा और विचार पर चिंतन दिया है और पियाजे ने चिंतन और भाषा पर बात कही है, ठीक। चलिए लाइनें पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। इनका सिद्धांत क्या कहता है ये देखिए साहब, इनका सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहली बात, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये, इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? और भी कुछ नाम है, नीचे मैं आपको 3-4 नाम देने वाला हूं, पर यहाँ जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा पूरा लिखा रहेगा, क्वेश्चन में किसी तरह से ये इतना नहीं, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास 2-3 लोगों ने नाम दे दिए अब, तो पूरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसका है, क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा, तो आंसर याद रखना है वाइगोत्स्की का है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? तो वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की ने एक और अच्छी बात कही है कि हमारे स्वयं का विकास, मतलब खुद की बात कर रहे हैं, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। मतलब हम दूसरों को देखकर, दूसरों की चीज़ों को समझकर, सुनकर और फिर उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। किसने कहा ये? वाइगोत्स्की ने। और ये उनका कोटेशन है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। और ये प्रश्न आप लोगों को वर्ग 1 में मिलेगा, सीटीईटी में मिलेगा, यूपी टीईटी में मिलेगा, हरियाणा टीईटी में मिलेगा। ये 3-4 जगह ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, किसका कथन है? ग्रुप में बता दो ना, तो मैसेज कर दो ना। हाँ बोला, थोड़ा सा तक
उनको मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद दे देंगे। चलिए, इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं, इन नामों को आप लोग जान लीजिएगा, बड़े महत्वपूर्ण नाम है भाई। कौन कौन से नाम हैं तो देख लीजिए। इनके सिद्धांत के अन्य नाम, वाइगोत्स्की की भाषा सिद्धांत या वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत, भाषा के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है भाषा विचार सिद्धांत भी बोल दे। वाइगोत्स्की की या वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण नाम है। वाइगोत्स्की का ZPD मॉडल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेक्चर नंबर 48 है ना सुमित सर, 48। वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनाबद्ध सिद्धांत या रचनावाद भी कहते हैं उसको। यहाँ देखिए, केवल यहाँ सामाजिक विकास लिखा है और यहाँ सामाजिक रचनावाद लिखा है, तो रचनावाद को ध्यान रखेंगे ना। चलिए भाई, इन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसको देख लीजिए। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, किसने? वाइगोत्स्की ने। ये भी ध्यान दीजिए। ठीक, एक एक लाइन काम की अब यहाँ पर, आप लोग एक एक लाइनें पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस बात का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, तो संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण, इसको ध्यान रखेंगे। प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन बना लेना भाई, प्रश्न जरूर बनाते चले कि वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस विश्लेषण को प्रस्तुत करता है, तो आंसर है प्रगतिशील। ये शब्द को पकड़ लीजिएगा, प्रगतिशील। कुछ और भी शब्द बताने वाला, भाषा और चिंतन देख लिया पहला शब्द, दूसरा तीसरा ये शब्द मिल जाएगा। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो पहला शब्द कौन सा पकड़ा था आप लोगों ने? भाषा और विचार या चिंतन। दूसरा शब्द आपको प्रगतिशील विश्लेषण मिला। तीसरा शब्द अंतःक्रिया। ये लीजिए सार, पूरी कहानी इसी के आसपास घूमेगी। अंतःक्रिया का मतलब ये है कि बच्चा जो है अपने सामाजिक क्षेत्र में, अपने समाज के साथ रहकर अंतःक्रिया को सीखता या करता है, ये बोला यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए भाई, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। संवाद, यहां देख लीजिए, संवाद का मतलब ये क्या? विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना। तो यहां फिर से भाषा आ गई बेटा। ठीक है, संवाद मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं यहां पर। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम बताया है। ठीक है, संवाद को बहुत पूर्ण बताया है। तो जितने भी लाइनें लिख रहा हूं सबसे प्रश्न बनेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा आगे चलकर आपको, है ना। अगला देखिए भाई, इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं होता। एकाकी मतलब किसी एक ही चीज पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि किसने कहा था? जीन पियाजे ने, कि किसी चीज को सिर्फ एकाकी रूप में समझाया था, उन्होंने आयाम नहीं बताए थे। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसी एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। जबकि जिन पियाजे ने केवल एकाकी रूप में ही बताया था, शारीरिक के बारे में बताया उन्होंने, बाकी के बारे में नहीं बोला। भाषा के बारे में जरूर बोला है, परंतु सिर्फ शारीरिक और भाषा के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं बताया उसने। और इस बंदे ने दोनों तीनों बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, एक प्रश्न दिया है, वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, और यह बात किसने कही थी? ठीक है, यह बात, और मतलब इन्होंने तो कही है, वाइगोत्स्की ने तो कही है, इसके अलावा यह बात और किसने कही है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए। वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये वाइगोत्स्की ने कहा है।
और यह बात किसने कही थी, मतलब यही बात सेम कथन और किस व्यक्ति ने कहा था, तो जीन पियाजे ने कहा था। अगर मूलतः देखा जाए तो ये कथन जीन पियाजे का है और जीन पियाजे के ही कथन को रिपीट किया है किसने, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, पर क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, है ना। तो ये जीन पियाजे ने ही कहा था, कौन सा, कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, वाइगोत्स्की ने कहा और किसने कहा है, जीन पियाजे ने, दोनों ने कहा है। वाइगोत्स्की यह भी मानते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसका कहना है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा कोटेशन आ जाता है साहब। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, किसका मानना है या किसका कथन है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है। परंतु जीन पियाजे ने भाषा को औजार नहीं माना था, है ना। यहां ध्यान दीजिए भाई, औजार तो इसके नीचे जो है ना बेटा हलंत लगेगा, है ना, ऐसे। हलंत नहीं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नुक्ता कहते हैं बेटा उसको। चलिए अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलने वाली है। अगला एक प्रश्न है, किसके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बच्चा अपने कार्यों के नियोजन, नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, नियोजन और समस्या समाधान में भाषा का औजार की तरह उपयोग करने लग जाता है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, बस क्वेश्चन का तरीका बदल दिया। ठीक है, तो भाषा औजार की तरह है, बस इतना याद रखना, औलाद की तरह नहीं, औजार की तरह है, औजार, है ना, औजार, नहीं तो बोले औलाद, है ना, कुछ भी मत पढ़ा करो। ठीक है ना, अभिषेक सर गलत सलत नहीं पढ़ा करो, बच्चों को सही पढ़ाना है अपने को। आंसर है वाइगोत्स्की का है कथन। ये किसका कथन है, वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए भाई, पियाजे, पियाजे गलत लिखा है, पियाजे होना चाहिए, कोई बात नहीं, अपन इसको काट देते हैं और ऐसा लिख देते हैं, पियाजे, पियाजी नहीं, नहीं तो पियारे पियारे, वो पियाजी नहीं, ये पियाजे हैं, जीन पियाजे। ठीक है, चलो, जीन पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग अलग धारणाएं हैं, इसको ध्यान रखिए साहब। ठीक है, मैंने कहा था ना कि वाइगोत्स्की जो है जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत को या संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव थ्योरी को फॉलो जरूर करता है, उसकी बात को उसने समझा जरूर, सीखा जरूर, ध्यान जरूर दिया, पर कुछ बातें एज इट इज नहीं रखी, उसको हटा दिया उसने और अपने विचार प्रकट करके उसने कुछ चीजें लिखी हैं। देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विकास और अधिगम दोनों, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, दो अलग अलग धारणाएं हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं बोले। जबकि देखो, जबकि कौन सा वाक्य बन गया यहां से, जबकि लगा है तो संयुक्त वाक्य। जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, ये ध्यान रखिए साहब। और एक क्वेश्चन और अधिक आता है इनका दोनों का, जग प्रचलित प्रश्न है, सबसे अधिक पूछे जाने वाला, अभी तक का पूरे पैडों में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भाषा का विकास पहले होता है फिर विचार का होता है, और किसने कहा कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। समझ में आया साहब? और ये प्रश्न इतना घुमाता है बच्चों को, तो इस प्रश्न पर हम कल चर्चा करेंगे। 3 तरह के से घुमा के बताऊंगा मैं इसको कि कैसे घुमाता है चक्कर घिन्नी की तरह, और आंसर हमको कैसे निकालना है। ठीक है ना, तो अपन कल चर्चा करेंगे इस पर, आज नहीं। आज तो केवल ये कुछ बिंदु पढ़ लीजिए। अगर ये बिंदु आपको याद हो जाते हैं तो फिर वो वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको याद कराना या बताना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग अलग धारणाएं हैं, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया, पारस्परिक जब दोनों मिलते हैं बोले, प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारिता होती है।
मतलब अगर ये जब दोनों मिलते हैं तब भागीदारी जो होता है बालक, वो पूरी तरह से भागीदारी में मतलब उसमें भाग लेता है और भागीदार होता है उसका। ठीक है, जबकि उसने ये तो बोल दिया कि बालक दोनों के लिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, धारणाएं दो अलग अलग होती है बोले, जबकि क्या बोल रहे हैं कि बालक के लिए ही दोनों चीज़ें हैं। ठीक, किसने कहा साहब? मैंने तो नहीं कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। वाह, जेडपीडी मॉडल। आइए भाई, वाइगोत्स्की का जेडपीडी मॉडल पढ़ते हैं, है ना। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पर जेडपीडी मॉडल। अब ये जेडपीडी मॉडल क्या बोलता है ना, तो मैं इसका फुल फॉर्म आप लोगों को लिखा चुका हूँ ऊपर, है ना। क्या था भाई? जेड का मतलब क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, है ना, विकास का क्षेत्र जिसको कहते हैं, है ना। प्रॉक्सिमेट का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है सर? प्रॉक्सिमेट का मतलब लगभग, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, परंतु यहां प्रॉक्सिमेट का मतलब लक्ष्य रखा है। हाँ बिल्कुल, जिससे आप कह सकते हैं प्रॉक्सिमेट का मतलब ये कह सकते हो कि जिसके नज़दीक आप सबसे ज़्यादा हो। हाँ, उसी से बना है लगभग, अप्रॉक्सीमेट से ही बना है प्रॉक्सिमेट, तो उसमें से अप्रॉक्स को हटा दिया है, प्रॉक्सिमेट रह गया है। ठीक है, मतलब वो छुट्टी पे है आज। ठीक, तो जिसके पास आप ज़्यादा या जिस क्षेत्र के पास आप अधिक होंगे उससे क्या सीखते हैं, उसके क्या चीज़ें आप ग्रहित करते हैं, उस पर आधारित बोला गया। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, और वो मॉडल है 3 रूपों में इसको दर्शाया है। 3 कौन कौन से? तो ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक बालक है। ठीक, अब ये जो बालक है इसका ये पूरा एरिया है इतना, जिसमें वो लिखता है व्हाट आई डू। व्हाट आई डू का मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी क्षमता यहाँ पर है, और वो क्षमता जो है वो उसके बारे में खुद ही बोल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, ये उसकी क्षमता है यहाँ पर, ये बालक हो गया। अब दूसरा देखिए, उसके बगल में ये लिखा है व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। क्या मैं किसी की मदद से कुछ सीख सकता हूँ या सहायता से कुछ सीख सकता हूँ। तो ये जो है ये उसका परिवार या आसपास का क्षेत्र है ये। ठीक है, और ये सबसे नज़दीक है, तो बालक इस तरफ ऐसा मूव करेगा। ठीक है, इस तरफ मूव करेगा। तो देखिए प्रॉक्सिमेट वो सबसे नजदीक किसके हैं? अपने समाज के, अपने परिवार के। ठीक है ना साहब। और ये जो तीसरा बोला गया है, ये वाला, ये जो तीसरा जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये येलो कलर का। अच्छा, इसके मैं सबके नाम लिख देता हूँ पहले तो, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ क्या कह रहा हूँ मैं। ये बालक की बात स्वयं की हो रही है। चलो अपन हरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ स्वयं की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो है, जो बैगनी कलर का आपको दिख रहा होगा, ये वाला है ना। ठीक, ये बैगनी कलर क्या बोलता है, ये देख लीजिए साहब। ये क्या बोलता है? उसका सबसे नजदीकी क्षेत्र है ये, और ये होता है उसका परिवार या समाज। ठीक है, मतलब किसी की सहायता से सीखने की बात करता है यहाँ पर। ठीक, इसमें। और लास्ट होता है ये वाला जो ऑरेंज कलर का है, ये देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र जिसको अपन ब्लैक से लिख रहे हैं, ये होता है किसी के द्वारा सिखाया जाना, जिसको बोलते हैं लास्ट में मैं क्या नहीं कर सकता। मतलब इस समय थोड़ा सा बच्चा है जो है वो कुछ चीज़ों को लेकर हताश हो जाता है। अब अगर कक्षा 9th के बच्चे को 12th के क्वेश्चन दे दिए जाए तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाएगा। कक्षा 4 के बच्चे को कक्षा 6 के क्वेश्चन दे दिए जाए
तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसी में देखिए ये जो डायग्राम है ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। अब इसमें बालक ने क्या क्या सीखा है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखा है, तो मैंने एक एक लाइन यहाँ पर लिख कर रखी हुई है, आप प्रत्येक लाइन को ध्यानपूर्वक समझ जाइए। जैसे उसने लिखा है व्हाट आई कैन डू, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती, तो वो ये हो सकती हैं बालक के द्वारा स्वयं किया गया कार्य, वो कहलाएगा उसका व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। जब वो किसी काम को स्वयं करेगा तब तो उसको पता चलेगा ना कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर लूँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी उसके लिए। बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोलता है, मैं मदद से क्या कर सकता हूँ। यदि मुझे किसी की मदद मिल जाए, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं यार मुझे अगर पहले कोई ऐसे जानकारी दे देता है ना कि कक्षा 10वीं 11वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी कर लेनी चाहिए तो मैं कुछ और बेहतर कर लेता। ये वही वाली बात है, मैं मदद से क्या कर सकता हूँ। यदि आपको बोलते ना जब गाड़ी में एक इंजन लगा हो तो गाड़ी की जो शक्ति है, जो इंजन की शक्ति है, वो एक की शक्ति और दो की शक्ति में बहुत अंतर हो जाता है। ये बात यहीं पर सिद्ध होती है कि मैं मदद से क्या कर सकता हूँ। वह स्तर जब बालक कोई कार्य समाज की मदद से करता है, देख लीजिए साहब, यहाँ समाज को रखेंगे, ये ध्यान देना, मैंने इसको बोला था आप लोगों को, समाज, इसको हमने क्या कहा था, समाज। बालक यहाँ स्वयं है ना, ये स्वयं है, ठीक है साहब। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। और लास्ट है व्हाट आई कांट डू, मैं क्या नहीं कर सकता। मतलब अब उसकी यहाँ पर क्षमता जो है वो उस लायक नहीं है अभी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैं क्या नहीं कर सकता। ऐसे सवाल या प्रश्न जिन्हें करने में वह समर्थ नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो उसके बोलते हैं ना क्षेत्र से बाहर हो, जो उसके क्षेत्र में नहीं हो, मतलब वो उससे नहीं बन पा रहा हो, उसकी बात कर रहा है। जैसे क्योंकि हम छोटे बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम बड़े बुजुर्गों के बारे में नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ वाली बात बड़ों के लिए लागू नहीं होती ना। कक्षा 9 के बच्चों को 12वीं के सवाल यदि दे दिए जाएं तो वह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह की कुछ बातें रखी गई थी ZPD मॉडल में। यहाँ पर दो चीजें और रखी हैं, क्या कि जब बालक पीले रंग से, पीले रंग मतलब पहला वाला स्वयं का ऑरा है ना, स्वयं का क्षेत्र, बालक बैगनी की तरफ आता है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है सेकंड वाले घेरे में, तो वह उसकी निकटतम मतलब समीपस्थ विकास की सीमा होती है। देखिए भैया क्या बोला यहाँ पर कि जब बालक बिल्कुल निकटतम वाली सीमा में आता है, बैगनी कलर की तरफ आता है, तो उसके अधिगम की सबसे पहली सीमा यही होती है साहब, ये वाली समाज। देखिए कहाँ लिखा है अपन ने, यहाँ लिखा होगा समाज, ये देखिए, ठीक। तो ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बन चुका है, CTT 2011 का क्वेश्चन है, देखिए बन जाएगा। अब ZPD मॉडल में क्या क्या बातें कही है वो देख लीजिए थोड़ा सा। ZPD मॉडल वह क्षेत्र है जो कि बालक के सीखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीखने से, कि बालक किससे, कहाँ और कैसे सीखता है। इसमें बालक किसी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से, कौशल युक्त व्यक्ति मतलब समाज में भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकते हैं, उस कार्य को पूरा कर सकता है जिसे वह स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता था। मतलब जब वो पीले वाले, ऑरेंज वाले या पीले वाले घेरे में है तो वो स्वयं करके देख रहा था, परंतु उससे नहीं हो पा रहा था, मदद ली उसने, तो जो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा था उस कार्य को भी उसने किसी की सहायता से, मदद से कर लिया। उसको इसलिए उसको कहा जाता है ZPD मॉडल, ठीक है।
वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था, एक कॉन्सेप्ट लाया था ZPD मॉडल पर आधारित। वो क्या था ये देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि वाइगोत्स्की ने ZPD मॉडल में कौन सा संप्रत्यय प्रस्तुत किया। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग ये लिखा है स्कैफोल्डिंग। अब प्रश्न ये है कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है, तो इसका मतलब है सहारा देना। सहारा इंडिया नहीं है ना, सहारा देना, सहयोग करना, सहारा दे देना, जिसका अर्थ होता है इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है। मतलब किसी के मार्गदर्शन का सहारा लेकर कोई काम करता है, कोई भी हो सकता है, वो साथी भी हो सकता है, हम उम्र भी हो सकता है, कोई वयस्क भी हो सकता है, तो वह प्रक्रिया इसके फोल्डिंग कहलाती है, जिसको सहायता देना भी कह सकते हैं। अब इसी बात को दूसरे शब्द में लिख दिया है कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता से या मार्गदर्शन से करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। बात समझ में आई क्या साहब? चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़िए। अभी तो 37 स्लाइड बाकी है, तो मतलब 27 हुई है अभी तो। अब इस मॉडल में उसने 2 तरीके बताए कार्य करने के। ZPD मॉडल में 2 तरीके प्रस्तुत किए हैं। किसने? गुरुजी? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, कौन कौन से 2 तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो आप लोग ये देख लीजिए। पहला तरीका कौन सा है? ZPD मॉडल में बालक के कार्य करने के 2 तरीके होते हैं बोले हैं। कौन कौन सा? पहला है निम्न सीमा, है ना, लोअर स्टेज बोल सकते हैं उसको, या लिमिट बोल सकते हैं। लिमिट बोल दीजिए, स्टेज नहीं, लिमिट बोल दीजिए। यहाँ वह या यह होना चाहिए था, यह वह इस तरह से जो बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है। मतलब यह वो सीमा होती है बोले जो बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है। कौन सी वाली? निम्न सीमा, जो सबसे अंदर वाली सीमा बताई थी। ये बालक की वो सीमा होगी जो व्यक्तिगत स्तर पर होगी, इसको समझ लीजिए। अर्थात यहां से भी समझ सकते हैं, जो कार्य बालक स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है उसे निम्न सीमा कहते हैं। बस इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। या वह ऐसा कह सकते हैं कि निम्न सीमा वह सीमा है जिसमें बालक के किसी कार्य का व्यक्तिगत स्तर होता है। मतलब जो भी कार्य वो करता है उसमें खुद का स्तर होता है, खुद का क्षेत्र होता है, खुद की योग्यता होती है, खुद की काबिलियत होती है, ठीक है। जबकि उच्च सीमा में क्या बोलता है? जब बालक किसी कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है तो उसे उच्च सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें वह समाज की मदद लेता है। किसकी लेता है? समाज की। ठीक, तो देखो भाई 4 शब्द अभी तक सुनने को मिले हैं मुझे पूरे ZPD मॉडल में। सबसे पहला शब्द कौन सा मिला था बेटा? कौन सा मिला था? किसी को याद होगा तो बता देना, है ना। एक अंतःक्रिया मिला था, ठीक है, एक परिवर्तन मिला था, एक समाज मिला है। बस इसी के इर्द गिर्द घूम रहे साहब ये। और एक भाषा विचार या चिंतन। चलिए अगला बिंदु है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा यंत्र जो है वो क्या है बोले? भाषा यंत्र जो है वो किस प्रकार से है? तो बालक सीखते समय या बालक जब सीखता है तो यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरण करता है। किसको? भाषा को, ठीक है। तो बालक सीखते समय यह मतलब क्या? भाषा। सामाजिक अंतःक्रिया को याद रखिए। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरण करता है। इसको भाषा यंत्र कहा जाता है। भाषा के सभी गुण, जैसे कौन कौन से गुण होते हैं भाषा के, ये देखिए। इसमें भी जीन पियाजे ने कंजूसी कर ली थी, उन्होंने नहीं की साहब। भाषा के सभी गुण, जैसे
विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता आदि अनुभव वह निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? तो इस प्रकार से प्राप्त करता है। उसके 4 प्रकार लगभग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अनुकरणीय सीखना, निर्देशात्मक सीखना और सहकारी अधिगम। तो इसको हम कल पढ़ेंगे कि भाषा को सीखते समय या भाषा के जो गुण हैं कौन कौन से, विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता, इन सब को कैसे सीखता है। तो वो इनको 3 तरीके से सीखता है। और वो 3 तरीके कौन से हैं? तो वो ये 3 प्रकार से सीखता है। और वो 3 प्रकार ये हैं। कौन कौन से? अनुकरणीय सीखना, मतलब किस चीज़ को अनुकरण करके, निर्देशात्मक और सहकारी अधिगम। ठीक है, तो ये तीनों कल पढ़ेंगे हम लोग। और कल इसके आगे इसके कुछ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ प्रश्न भी हैं, ये देखिए। ठीक, तो प्रश्न रहेंगे कल और आपको प्रश्न भी हल करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इति सिद्धम, पंचम अध्याय समाप्त। जोर से बोलो जय माता दी। कल मिलते हैं हम इसी खुशी के साथ कि आप लोगों को क्या नया देना है। ठीक है, चलिए बंधु, जय हिंद।